गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। तो शेयर शुरू करने से पहले बताते हैं शेयर मतलब क्या होता है। आप ही बता दो यार, शेयर मतलब। शेयर मीन्स, शेयर मतलब एक पार्ट हो सकता है। एक शेयर बोलते हैं हम कि अगर मिस्टर एक्स wants to स्टार्ट बिजनेस। मिस्टर एक्स को बिजनेस स्टार्ट करना था, ज़्यादा नहीं चाहिए थे, सिर्फ कितना लिखे हैं हमें 10 करोड़ चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। बट उसके पास तो नहीं थे, वो सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सके वैसा था नहीं। मतलब अपनी खुद का बिजनेस खुद ओनरशिप रख के स्टार्ट कर सके, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसके पास नहीं था। तो दूसरा ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास, पार्टनरशिप फर्म में जाने का। पार्टनर से भी 10 करोड़ तो इकट्ठा हो ऐसे नहीं थे, 2 पार्टनर थे मिलके 1 लाख ले आए ऐसा था, सॉरी 1 करोड़ ले आए उतना था, उससे ज़्यादा पैसे उनके पास तो नहीं थे। तो बट बाकी के 9 करोड़ के लिए क्या करेगा इंसान। तीसरा ऑप्शन है उसके पास, बैंक से इतनी ज़्यादा लोन भी नहीं मिलती क्योंकि आपके पास कुछ होता नहीं है रखने के लिए। आपके बिजनेस प्लान में आजकल नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं दूसरे लोग, बट वो भी अपना शेयर मांगते हैं। बट ऐसा कुछ आइडिया भी होना चाहिए, तो नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, पब्लिक के पास गए, लोगों से बोला कि पैसा दो। वो तीसरा ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो, कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। कंपनीज एक्ट 2013 में उसको रजिस्टर्ड करके आप कंपनी एस्टैब्लिश कर सकते हो। और कंपनी एस्टैब्लिश करने के बाद मैंने क्या बताया था, 10 करोड़ में उनके पास कितने थे, ये मिस्टर एक्स के पास खुद थे 1 करोड़ रुपीज़, इतने पैसे तो थे उसके पास। ठीक है, फिर वो इधर उधर गया, कोई कहीं गया होगा, कोई बैंक के पास गया, बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गया। उन्होंने बोला हम भी कुछ तो देंगे। टोटल उसको लोन वोन के हिसाब से वो गया था एक्चुअली, बट वो कुछ पैसे बैंक से भी ला सकता है। अगर आपको भी स्टार्ट करना हो, आपको भी कुछ तो मिलेगा ही। तो ये लोगों का नाम थोड़ा अच्छा था, तो इनको मिले 1 करोड़ बैंक से मिल गए। ठीक है, हो सकता है दोस्तों के पास जाओ, रिलेटिव के पास जाओ, कहीं से भी जाओ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। शेयर सिर्फ लोगों के पास से ही लिया जाता है ऐसा नहीं है बच्चों। उसको एक बिल्डिंग खरीदनी थी, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग खरीदने के किसके पास गया, बिल्डिंग के ओनर के पास गया। तो हर बार हम जब भी परचेज करते हैं, सामने पेमेंट कैश में करना पड़ता है या बैंक में करना पड़ता है। तीसरा भी ऑप्शन होता है, अगर आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो, यू कैन पे वाया शेयर्स के थ्रू भी आप पे कर सकते हो, अगर वो सामने वाला एक्सेप्ट करना चाहे तो। ठीक है, तो बिल्डिंग ओनर के पास गया, बिल्डिंग मिल गई उसको 1 करोड़ में। बस अब मान लेते हैं ना, फैक्ट्री बिल्डिंग छोटी नहीं होती, अच्छी खासी साइज होती है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में पार्टी जाके बिल्डिंग भी ले आई। फिर क्या करेंगे, बाकी तो बहुत सारे बचे अभी, अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ बाकी है। तो 7 करोड़ के लिए उसके पास ऑप्शन है कि वो पब्लिक के पास आए। और पब्लिक में कितने सारे लोग होंगे इसके पैसे लेने वाले। कुछ होगा मिस्टर ए होगा, फिर कुछ शेयर लिए होंगे मिस्टर बी ने, कुछ शेयर लिए होंगे मिस्टर सी ने, कुछ शेयर लिए होंगे मिस्टर डी ने। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मिस्टर जेड तक ही जाए, उसके भी बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। पूरा देश बैठा है, देश क्या, देश से बाहर से भी लोग परचेज करते हैं आजकल। ठीक है, वो ऑनलाइन के हिसाब से सब आराम से मिक्स हो चुके हैं। अभी आराम से हम चाहे तो हम भी परचेज कर सकते हैं। आपकी इच्छा है अमेजोन के शेयर परचेज करने की, आप कर सकते हो इधर बैठे बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा भाव गिरा हुआ है, लेना है तो ले लो, मत लो चलेगा। तो इतने सारे लोग कुछ ना कुछ शेयर परचेज करेंगे। साथ में एक और लाइन भी लिख देते हैं, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। कितने सारे लोग होंगे, बहुत सारे होंगे। सही है, तो डायरेक्ट पैसे लेता है लोगों के पास से, वो तो पैसे लेगा, बट उसके बदले में क्या मिलेंगे लोगों को, शेयर्स। तो ये टोटल अमाउंट को क्या करते हैं, कोई उसकी, इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, या फिर उस शेयर की बेस वैल्यू। एक शेयर की प्राइस डिसाइड की जाती है। जैसे कि मान लो हमने सोच लिया एक शेयर का प्राइस कितना होगा, 10 रुपये। तो 10 रुपये के हिसाब से वो टोटल 10 करोड़ रुपीज़ को
टोटल 10 करोड़ रुपीस को डिवाइड बाय 10 करके 1 करोड़ शेयर्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, शेयर का मतलब ही लिखा, अभी अभी बात हुई हमारी के एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो आपके पास जितने शेयर है उतने हिस्से के आप क्या बन जाते हो, मालिक बन जाएंगे। ये खुद तो ओनर था ही, उसके पास 1 करोड़ के शेयर है। 1 करोड़ के शेयर है मतलब कितने शेयर हो जाएंगे इसके पास, 10 लाख शेयर हो जाएंगे। लाख क्यों लिखा मैंने, 10 लाख तो लिखा ही है। इसके पास 10 लाख शेयर हो जाएंगे, इसके पास 10 लाख शेयर हो जाएंगे, बिल्डिंग ओनर के पास 10 लाख के शेयर हो जाएंगे। इन सब के पास अपने अपने कुछ ना कुछ शेयर होंगे। सही है। अब तक ओनर, ये सब कौन हो गए, मालिक। जिनके पास शेयर जाएंगे वो सब क्या बन जाएंगे, ओनर ऑफ आवर बिजनेस। आज तक जब ओनर कुछ भी लेके आता था बिजनेस में, जब सोलो प्रोप्राइटरशिप थी, तब हम ऐसा लिखते थे, इधर लायबिलिटी, इधर अमाउंट, इधर असेट्स। उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सोलो प्रोप्राइटरशिप फर्म में मालिक जो भी लेके आता था तो हम क्या लिखते थे, उधर कैपिटल लिखते हैं, उसको हम बोलते क्या है, कैपिटल। बट जब पार्टनर लेके आता है तब क्या करते हैं, पार्टनर का नाम नहीं लिखते, जैसे कि एज कैपिटल, जैसे कि बीज कैपिटल, जितने भी पार्टनर हो उन सबका नाम लिखा जाता है कैपिटल के साथ। तो अभी भी ये सब तो मालिक ही है, सबके सब ओनर है। तो मुझे भी ये करना पड़ेगा ना कि एक्स कैपिटल, फिर बैंक है तो बैंक का नाम लिख के उनकी कैपिटल लिखना पड़ेगा, बिल्डिंग ओनर है तो उसका नाम लिख के उसकी कैपिटल लिखना पड़ेगा। फिर देखो ABCD EFG ऐसे तो हजारों लोग होंगे, हजारों नाम लिखने जाएंगे तो मेरी बैलेंस शीट कितनी लंबी बनेगी। तो इसलिए हमको बोला है कि रहने दो, सबका नाम डिटेल में मत लिखो। आप क्या करोगे, उन सब की जगह पे सबको मिला के एक नाम दे दिया हमको, जिसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। इधर लिखी जाती है टोटल शेयर कैपिटल कितने की लिखी जाएगी, 10 करोड़ की टोटल। इसमें हर किसी का नाम नहीं लिखा जाता, बट कहीं तो लिखा होगा ना, कहीं ना कहीं तो इनका नाम लिखा होगा। तो उसके लिए अलग से रजिस्टर बनता है, जितने भी ओनर्स होते हैं उसके लिए। तो उधर ओनर का नाम और कितने शेयर है उनके पास, उसकी इन्फॉर्मेशन उधर सबमिट होती है। तो इधर हमको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल गुड। ठीक है, तो शेयर मतलब आपको बताना हो एक सिंगल लाइन में, तो क्या बताते हो आप, अ शेयर मीन्स, इंग्लिश में बोलना हो क्या बोलेंगे, एक सिंगल यूनिट है जिसमें हमारी पूरी कैपिटल को डिवाइड किया जाता है। ये तो मैंने हिंदी में बता दिया, आप इंग्लिश में बताओ। अंदर से જોઈને માં આજે લખોડો તો જોવાની સી જરૂર હતી, પણ એમને ના બોલે। सवाल तो बाकी तो જોઈને बोला तो जरूर है। तो एक लाइन में आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, अ शेयर मीन्स 1 यूनिट into which total share capital is divided। टोटल शेयर कैपिटल को डिवाइड किया जाता है पर शेयर के बेसिस पे। ठीक है, अब ये हर कोई इंसान मालिक बन गया हमारे बिजनेस का। ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉफिट होगा उसमें भी उनका हिस्सा हो सकता है, कोई भी लॉस होगा उसमें भी उनका हिस्सा हो सकता है। और ये शेयर कौन से हो रहे हैं, कब से शेयर शेयर बोले जा रहे हैं, कौन से वाले शेयर हैं, इक्विटी शेयर्स। इधर इक्विटी का मतलब समानता नहीं है, इक्विटी का मतलब है ओनर। ठीक है, ओनर वाले शेयर है जो रियल मालिक बोले जाएंगे। ठीक है, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ऑल गुड। तो शेयर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया कि सबका नाम नहीं लिखा जाता, उसकी जगह पे क्या करते हैं हम, शेयर कैपिटल लिख के छोड़ देते हैं। आगे बढ़े। शेयर कैपिटल दो तरह के, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस
क्या होता है? जो नाम वैसा काम है, इनको प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है? प्रेफरेंस का मतलब ही होता है फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा, प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। कहाँ कहाँ दी जाती है? एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट और एट द टाइम ऑफ पेइंग डिविडेंड। एक ही बात हो गई। एट द टाइम ऑफ पेइंग डिविडेंड इनको क्या दिया जाता है? प्रेफरेंस दिया जाता है। तो पहले इनको डिविडेंड पे किया जाएगा, फिर इनको। सही है, वो एक चीज़ तो समझ में आ गई। अरे डिविडेंड का मतलब ही क्या होता है? अ शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर। कोई पूछे डिविडेंड मतलब क्या? डिविडेंड आप बोल देंगे हम जो ओनर को दिया जाता है उतना तो सबको पता है, बट कहाँ से दिया जाता है वो एक्चुअली? प्रॉफिट में से। शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी शेयर होल्डर्स। जिनके पास शेयर है उनको शेयर होल्डर बोलेंगे, और शेयर होल्डर को जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड देते वक्त इनको प्रायोरिटी मिलती है। और हाँ, पहली बात ये है कि कंपल्सरी हैव टू पे डिविडेंड इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो इनको डिविडेंड देना ही पड़ता है। डिविडेंड के बिना इनको हम आगे नहीं ले जा सकते। डिविडेंड कंपलसरी पे करना है। इनको मत दो चलेगा, ठीक है ना, मालिक ही है। उनको समझा देंगे कि भाई बिजनेस में ही पैसों की जरूरत है, आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो इट इज़ नॉट कंपलसरी टू पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, बट अगर प्रॉफिट हुआ है तो इनको पे करना ही करना है। अगर लॉस हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि पे करो ही करो, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ओनर ही। तो इतना भी बुरी हालत नहीं है कि आपका लॉस हो तो भी पे करना पड़ेगा। बट जैसे लोन लेते हैं तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है। प्रॉफिट हो गया लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वी हैव टू पे द इंटरेस्ट, क्योंकि वो लायबिलिटी थी, ये ओनरशिप है। इतना फर्क, इतना समझ में आया। एक और चीज़, सबसे पहले तो नहीं बोल सकते, इनसे पहले। हाँ, तो जब बिजनेस बंद हो रहा हो इसको मतलब क्या बोलते हैं, क्या उसको इंग्लिश में? शट डाउन नहीं, और कुछ? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं पढ़े? डिसॉल्व भी बोलते हो, बट कंपनी में है ना, हम जनरली, मैं थोड़ा दूसरी पेन ले लेता हूँ और इसको मिटा देते हैं, क्योंकि डिविडेंड ऊपर रह गया है। तो फिर कंपनी के बारे में जब हम बोलते हैं, लिक्विडेशन बोला जाता है। कंपनी का लिक्विडेशन, अल्टीमेटली बंदी हो रही है, ठीक है ना। अगर कंपनी बंद हो जाए तो एट लिक्विडेशन प्रायोरिटी शुड बी गिवन किनको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। किसके पहले प्रायोरिटी मिलती है? इनसे पहले। कोई बाकी लायबिलिटी से पहले नहीं मिलती। पहले बाकी सब लोन बोन क्रेडिटर वेडिटर जो भी है वो सब पे करने के बाद जब ओनर की बारी आती है तब पहले इनको प्रायोरिटी मिलती है। तो सब फायदे 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 हो गए, है ना। बट इधर जो डिविडेंड पे करना होता है ना, ये उनको जो कंपलसरी भी आप पे कर रहे हो डिविडेंड, वो होता है फिक्स डिविडेंड। मतलब जब प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हैं ना, तभी बोल दिया होता है कि कितने परसेंटेज का प्रेफरेंस शेयर से। अगर उधर लिखा है कि 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो डिविडेंड भी 8% ही मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिविडेंड भी सिर्फ 8% ही मिलेगा, भले कितना भी प्रॉफिट हुआ, भले कितना भी प्रॉफिट हो। उनको ज़्यादा डिविडेंड हम पे नहीं कर सकते। इनका परसेंटेज ऑलवेज वेरी होता है। इट्स नॉट लाइक दैट के सेम होगा। अगर ज़्यादा प्रॉफिट है ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम प्रॉफिट है कम मिलेगा, नहीं भी मिल सकता, कुछ भी हो सकता है। इनका फिक्स नहीं है ना, रियल ओनर है, बाकी जो बचा वो उनका है। फिर उनको फिर दिया जाए तो ठीक है, ना दिया जाए तो रिजर्व में ट्रांसफ़र करके बिजनेस में ही री इन्वेस्ट करते हैं। परसेंटेज, हाँ
कैसे चेंज? जी आपके पास जितने शेयर है उसके हिसाब से अमाउंट बदलेगी ना, बाकी ओवरऑल अमाउंट तो सेम ही है। टोटल प्रेफरेंस शेयर चेंज थोड़ी होंगे। हाँ प्रॉफिट के नहीं होते बॉस, ये डिविडेंड इज नॉट अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट बट नॉट अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अगर इधर लिखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कि 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है टोटल 10 लाख की, है ना, उसमें उसकी फेस वैल्यू मैंने रखी थी 100 रुपये। फेस वैल्यू मतलब क्या लिखा था हमने अभी अभी? बेस वैल्यू या उसकी मूल कीमत। तो डिविडेंड किसका मिलता है? इसका 8% ऑफ फेस वैल्यू मिलेगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो गया? 8 रुपीज पर प्रेफरेंस शेयर। तो अगर टोटल गिनो तो 80,000 नहीं, हाँ 80,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। अरे 10 लाख का 8% यार तो अल्टीमेटली वो सेम रहता है। तो प्रॉफिट के परसेंटेज नहीं होते। जब भी डिविडेंड पे करो ना, डिविडेंड मस्ट बी पेड परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल होता है। परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल उसमें भी किसके? फेस वैल्यू के, उसकी मूल कीमत के परसेंटेज पे ही दिया जाता है। नहीं तो उसमें आप धोखा खा सकते हो कई बार। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्या हुआ बेटा? प्रेफरेंस डिविडेंड तो तभी देंगे, बिना प्रॉफिट के मालिक को कुछ नहीं देना है। ठीक है, लॉस होगा तो आप इनको बोल सकते हो टाटा बाय बाय। बच्चों इतना काफ़ी नहीं है, इसके अंदर भी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं। ठीक है, अभी हम रैंडमली ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। तो हमने कितनी आइटम पढ़ी? डिविडेंड में प्रायोरिटी, इनको जब भी प्रॉफिट हो तब डिविडेंड देना ही पड़ता है। तीसरा हमने देखा लिक्विडेशन के टाइम पे भी इनको प्रायोरिटी मिलती है। सब अच्छी अच्छी बातें इनके साथ हुई। तो उसका ऑपोजिट इधर लिख सकते हैं, इनको प्रायोरिटी नहीं मिलती, एंड में मिलता है। इनको कंपलसरी पे करने की जरूरत नहीं है, बट अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो इनको ज़्यादा मिल सकता है, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो इनको नहीं भी मिल सकता। ठीक है, इनको प्रायोरिटी नहीं मिलती लिक्विडेशन के टाइम पे। आखिरी में कुछ बच जाए तो वो सब उनका, ज़्यादा बचा तो ज़्यादा भी उनका, कम बचा तो कम भी उनका। समझ में आ रहा है? अगर मैंने उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, बट अगर कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो मुझे 1.5 लाख मिल सकते हैं, उतनी सारी अमाउंट अभी भी बची है बंद होने के टाइम पे, तो मुझे मिलेंगे 1.5 लाख। ऐसा है, समझ में आ रहा है? बट जनरली कंपनी बंद हो रही हो तो ज़्यादा नहीं मिलते, कम ही मिलते हैं। ठीक है, बट फिर भी शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं ना। फिर अगर फेस वैल्यू पे निकालो तो मल्टीप्लाई बाय शेयर करना पड़ेगा। बच्चों ये क्या लिखा मैंने? 10 लाख रुपीज लिखे। 100 रुपए का एक शेयर है, मतलब कितने शेयर हो गए मेरे? 10,000 प्रेफरेंस शेयर हो गए। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हुए? 10,000। तो दो तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट इसका 8% निकालो तो कितने आएंगे? 80,000, या फिर फेस वैल्यू के निकालो तो 8 रुपए पर शेयर आए तो 8 रुपए फिर इससे मल्टीप्लाई करके निकालोगे 80,000। ठीक है ना? तो कुछ नहीं, अल्टीमेटली उसकी फेस वैल्यू पे निकलेगा, उतना याद रखना। आदत हमेशा कैसी होनी चाहिए? ये वाली, फेस वैल्यू पे निकलने वाली। टोटल पे कभी मत निकालना। बताऊंगा, रीजन आएगा तब, मौका मिलेगा मेरे को तब बताऊंगा, क्योंकि चलो बता ही देते हैं। क्योंकि उसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों अलग अलग होगी। क्योंकि एक शेयर आजकल आप देखोगे नए नए शेयर इश्यू होते हैं, कितने लोग मार्केट में देखते होंगे तो उनको आइडिया होगा। इक्विटी शेयर का प्राइस होता है सिर्फ 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, बट जब वो मार्केट में लॉन्च होता है तब उसकी रेट प्रीमियम पे इश्यू होता है। सुना है पहले ये शब्द भी, शेयर एट पार, एट प्रीमियम। प्रीमियम पे इश्यू होता है। आप शेयर प्रीमियम अकाउंट भी बनाते थे ना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम पे कभी भी डिविडेंड नहीं मिलता। 10 रुपये का शेयर मैंने आपको बेचा 100 रुपये में, 10 रुपये का शेयर कंपनी ने आपको बेचा 100 रुपये में, तो डिविडेंड कितने पे मिलेगा? 10 रुपये पे। 90 रुपये पे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, 90 रुपये भी वापस नहीं मिलेंगे अगर लिक्विडेशन हो गया। आपके पास हक सिर्फ 10 रुपये मांगने का है कंपनी के पास। प्रीमियम मतलब आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो कंपनी को, क्योंकि आपको लगता है कि कंपनी ग्रो करेगी और इसके पास उतनी कैपेबिलिटी है कि हम उसको 90 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। और वो 90 रुपीज़ एक्स्ट्रा जस्ट दे दिए, समझ लो, गए, भूल जाओ उसको कि वो आपने दिए भी थे। ऑल गुड। बट हाँ, मार्केट में जब तक कंपनी रहेगी तब तक आप फिर मार्केट वैल्यू पे बेच सकते हो, तो वो रिकवर होगा।
बट उसके ऊपर डिविडेंड कभी भी पे नहीं किया जाता। डिविडेंड किस पे किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू के ऊपर। भूलना नहीं उस बात को। कुछ और रह गया है बच्चों, हर साल मालिकों के साथ एक मीटिंग की जाती है। हर साल मालिकों के साथ एक मीटिंग की जाती है। उस मीटिंग को हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, शॉर्ट में AGM। हर साल रिजल्ट्स आने के बाद हर ओनर को बुला के मीटिंग करता है। पहले तो ऑफलाइन होती थी, कोविड ने ऑनलाइन मीटिंग सिखा दी है, ठीक है। अभी तो लिंक आ जाती है मेल पे कि भाई ये मीटिंग है, आ जाओ, ज्वाइन कर लो, बातें सुनो, कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना है तो मत बोलो, ऐसा है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलावा भी दिया जाता है, मेल के थ्रू इन्विटेशन भेजा जाता है कि भाई इस जगह पे हमने मीटिंग रखी है, आपको इन्वाइट किया गया है क्योंकि आप मालिक हो, ठीक है। हर मालिकों को इन्वाइट, एक शेयर होगा ना तो भी मेल आएगा, ठीक है। एक सिर्फ 10 रुपये भी मालिक के होंगे ना तो भी उसको बुलाया जाता है। ऐसे लोग पूरे परिवार के साथ जाते हैं, खाना बना के होता है, 10 रुपये में वसूल, और वही लोग सवाल भी ज़्यादा पूछते हैं कंपनी में। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो काम की चीज़ देखता है, पर निकल जाता है नाश्ता पानी किए बिना। क्योंकि मैंने AGM अटेंड किया ना, परेश सर की कंपनी में डायरेक्टर था, पता है आपको, तो तब AGM अटेंड किया ना, तो जिसके पास 2-3 शेयर होते हैं ना वो ज़्यादा उछलते हैं, और पूरे परिवार के साथ आते हुए देखा मैंने। एक ही इंसान को इन्वाइट किया जाता है, बट नहीं, 4, 5, 6 लोग आते हैं, मम्मी पापा, 2 बच्चे, उसके मम्मी पापा, मतलब दादा दादी भी आते हैं। तो पूरा परिवार आके पहला फोकस होता है उनका मेन्यू में, कहाँ आज खाने में क्या है। तो वो खाना खाते फिर हाथ बात मिला के चले जाते, नहीं अच्छा काम कर रहे हो करके, ऐसा करके फिर चले जाते हैं। स्पेशली शहर खाना खाने आते हैं, अजीब है ना लोग। वो सब तो छोड़ो, हाँ, एनुअल जनरल मीटिंग में हर साल ऑडिटर को अपॉइंट रीअपॉइंट करना पड़ता है। नया ऑडिटर है, कंपनी के कुछ नए डिसीजंस हो जिसमें ओनर की सम्मति भी चाहिए, ठीक है, ओनर का एक्सेप्टेशन भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे डिसीजन है, वो आप TY में पढ़ोगे कि ओनर की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को एक राइट मिलता है जो इसको नहीं मिलता, जिसको हम बोलते हैं, हम रेफरेंस में लिख रहे हैं तो फिर मेरे को शुरू करना पड़ेगा, नो वोटिंग राइट इज गिवन इन एनुअल जनरल मीटिंग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलता, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है, वो वोट कर सकते हैं। तो वोट बहुत बड़ी शक्ति माना जाता है। आप भी वोट कीजिए और सही सरकार को लाइए, ठीक है ना। तो कंपनी में भी वोटिंग राइट नहीं दिया जाता, सिर्फ उसके एक रीजन से, ये सही मालिक है, ये ज़्यादा लोग नहीं लेते, यही लेने की प्रेफर करते हैं, क्योंकि वोटिंग राइट नहीं मिलता। वोट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, बट हमारे वोट से फर्क पड़ता है। अगर ट्विटर में वो इलॉन मस्क ने 9% शेयर नहीं खरीदे होते तो वो पूरा नहीं खरीद पाता। पहले 9% ही खरीदे ना मार्केट में से, न्यूज़ में मैंने पढ़ा है कि मार्केट में से भाई ने धीरे धीरे करके 9% शेयर उठा लिए, तो वो बन गया 9% का मालिक। और 9% का मालिक मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठने लायक बन गया वो, पूरे शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा वो बन गया, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा। फिर उधर बैठने के बाद उसने फिर चलाई जादू की छड़ी और मालिक बन गया, मेजोरिटी शेयर होल्डर बन गया। तो दूसरों को भी पटा लिया होगा अच्छे खासे भाव पे, और क्या होता है। समझ में आया? कहानी समझ में आ रही है? दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया? वही चीज आपको शायद लिखी भी होगी पैम्पलेट में कहीं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये जनरल मीनिंग आपको बताया मैंने। आप देख सकते हो इधर काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में 2 नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। मिला? तो उसमें से मैंने तोड़ तोड़ के जितना लिख सकता था उतना लिखा। आप इसका ऑपोजिट इधर लिख सकते हो, ऑपोजिट मतलब जो सूटेबल लगे हो। क्या लिख सकते हैं इधर पेइंग डिविडेंड में प्रेफरेंस में, तो मैंने प्रेफरेंस वर्ड यूज ही नहीं किया, ठीक है। कर देते ना, इसके ऊपर ही लिख देता हूँ, प्रेफरेंस इन पेइंग डिविडेंड, या फिर एट द टाइम ऑफ, प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ पेइंग डिविडेंड। कंपल्सरी हैव टू पे फिक्स्ड डिविडेंड इन केस ऑफ प्रॉफिट। फिर डिविडेंड का मतलब लिखा था हमने, वो तो कॉमन है। इधर क्या लिख सकते हो, चलो लिख लेते हैं, हाँ। यही लिखना था मेरे को, प्रेफरेंस की बात तो छोड़ दो,
लास्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर, ऐसा लिख सकते थे, है ना। नो प्रेफरेंस लिखते हैं ना, लास्ट क्यों? नो प्रेफरेंस इज गिवन, कोई पूरा लिखने की जरूरत है? टू इक्विटी शेयर होल्डर, सभी समझ में आ रहा है ना, उसी की बात हो रही है, ठीक है। इधर कंपलसरी पे करने की तो जरूरत नहीं है ना। इट इज नॉट कंपलसरी टू पे इक्विटी डिविडेंड, कोई कंपलसरी नहीं है इक्विटी डिविडेंड पे करना, और उसमें भी परसेंटेज का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितने भी देने हैं। आदत है बट कंपनियों की कि जनरली सेम परसेंटेज रखने की इच्छा रखते हैं, सही है, कि भाई लास्ट ईयर अगर 20 दिया था तो इस साल भी 20 के आसपास ही दे, ऐसा सेम परसेंटेज कोशिश करता है, जिससे मार्केट में रिस्पेक्ट बढ़ती है। लोगों को लगता है ना कि फिक्स रिटर्न देती है कंपनी कुछ ना कुछ, शेयर होल्डर के लिए तो इनकम हो गई डिविडेंड, तो उनको तो लगेगा कि फिक्स रिटर्न हर साल कुछ ना कुछ देती है कंपनी, तो उसकी वजह से उसमें ट्रस्ट बना रहता है, इसलिए वो फिक्स रखते हैं। बाकी इट इज़ नॉट कंपलसरी टू पे लिख दिया मैंने, पे करना भी कंपलसरी नहीं है, दे कैन पे और नॉट, प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तीसरा लिखा था हमने लिक्विडेशन वाला, एट लिक्विडेशन टाइम लास्ट प्रेफरेंस इज ऑफ, किसका होता है लास्ट प्रेफरेंस? वही इक्विटी शेयर होल्डर्स, आखिरी प्रेफरेंस होता है उनका, उससे पहले पूरी दुनिया को पे कर दिया जाता है, सिर्फ वो बचते हैं। फिर मैंने बताया कि अगर ज़्यादा बच गए तो भी उनका ही है, ऐसा बोलने में अच्छा लगता है बट जनरली होता नहीं है, हम तो लायबिलिटी भी पूरी नहीं पे कर पाते, कई बार ऐसा भी होता है। तब क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर से एक्स्ट्रा पैसे भी मंगवाते हैं कभी कभी, कि भाई आप लोग थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दो ना, हमको आगे पेमेंट करने की ज़रूरत है, फिर बाकी असेट्स बचे ना वो बेचेंगे, उसमें से जो बचेगा ना वो आपको देंगे, ऐसा झूठा झूठा वादा भी दिया जाता है। और अगर आपने पैसे नहीं दिए ना तो फिर वो जो बेचेंगे उसमें से आपको भी नहीं देंगे, ऐसा, मतलब ये तो लालच हो गया ना, गलत बात हो गई। ओके, मेन सबसे इंपॉर्टेंट था वॉर्डिंग राइट्स, इज गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कब देते हैं वोटिंग राइट? एट AGM, क्या बोलते हैं उसको? एनुअल जनरल मीटिंग। कब होती है? एनुअली, और क्या साल के बाद, बट अकाउंट्स फाइनल हो जाने के बाद होता है, ऑडिट रिपोर्ट आ जाने के बाद होती है, क्योंकि मार्च तक तो हम बिजनेस ही खत्म करते हैं, उसके बाद हम अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनलाइज करना पड़ता है ना, तो 1-2 महीने में फाइनलाइजेशन होगा, उसके बाद 30 सितंबर तक हमको बिजनेस रिटर्न फाइल करना होता है सरकार के पास, इनकम टैक्स रिटर्न वाला, तो उससे पहले हमारे बुक्स ऑडिट हो जानी चाहिए, ऑडिटर आके उसको, ऑडिटर का रिपोर्ट भी उसमें आ जाना चाहिए, सब रेडी हो जाना चाहिए, पर ऑडिटर रिपोर्ट आ जाने के बाद होती है हमारी क्या? AGM, ठीक है। और AGM में हर शेयर होल्डर को ऑडिटर्स रिपोर्ट भी भेजी जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी भेजे जाते हैं, दे कैन सी वेन एवर दे वॉन्ट टू सी, ठीक है, क्योंकि उनको मेल किया जाता है, हर चीज़ मेल की जाती है, उसको रीड करो फिर जाओ ऐसा मीटिंग में, तो ये सब डिटेल में होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? पक्का? तो पहला यूनिट हमारा, दूसरा यूनिट हमारा, ठीक है, 2 यूनिट में खेल होने वाला है।